न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। सुनने में तो हार्ड लग रहा होगा, पर ये बहुत ही आसान चीज है, माइंडसेट का गेम है। तो शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये मोमेंटम आखिर क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग लिखते हैं फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास हो गया ये हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। इसे हम यूजुअली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। एम वी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। एम वी होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी बताता हूँ एक एग्जांपल से। पहले ये जान लेते हैं, एम वी हो गया यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि एक बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब किसी बंदे ने ये फेंका, मान लेते हैं बॉल है यहाँ पे हम लोग बॉल का वेट 2 किलो मान लेते हैं। ऐसे 2 किलो तो होता नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे बस इजी कैलकुलेशन के लिए ये मान लेते हैं 2 किलो। अब किसी बंदे ने ये बॉल फेंका यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड, या फिर मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस बंदे ने ये बॉल फेंका। अब इसका मोमेंटम ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो मोमेंटम ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 50 100 kg मीटर पर सेकेंड। वही अब मान लेते हैं कि वही सेम बॉल है, 2 किलो का है। अब यहाँ पे कोई एक और दूसरा बंदा यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये बॉल फेंका। 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस बंदे ने ये बॉल फेंका। तो क्या हो जाएगा? 200 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका मोमेंटम। अब मोमेंटम किसका ज्यादा आया? इसका आया। तो इसका मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। पी इज इक्वल टू एम वी। अब मान लेते कि कोई बंदा ये बॉल फेंका। अब ये इस बॉल का अगर हम लोग को कैच करेंगे तो इसमें क्या होगा? हम लोग को कम चोट लगेगा, क्योंकि इसका मोमेंटम कम है। वही अगर ये बॉल अगर कोई फेंका इस वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से, तो हम लोग ये कैच करने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? हम लोग को चोट थोड़ा ज्यादा लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा है। अब अगर इसका मोमेंटम ज्यादा है तो इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं, क्रिकेटर सब क्या करते हैं, और जैसे बॉल हाथ में आता है वो अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो मोमेंटम हो जाता है, जो टाइम इंटरवल होता है, जो मोमेंटम का जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वो चेंज होता है बहुत ही थोड़े ज्यादा टाइम। वही अगर यहाँ पे अगर तुरंत हम लोग ऐसे ही हाथ में कैच करने की कोशिश करें, तो जो टाइम इंटरवल है चेंज इन मोमेंटम का, वो बहुत ही जल्दी हो रहा है, लगभग नहीं टाइम में, बहुत ही कम टाइम में चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग हाथ में चेंज लग सकते हैं, चोट लग सकते हैं। वही अगर पीछे करे तो क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को चोट कम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ये भी मोमेंटम के ही बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और उस डायरेक्शन में लेता है, उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जैसे कि हम लोग जान गए कि मोमेंटम होता है एम बी। पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। मान लेते कि फाइनल मोमेंटम है P2, फाइनल मोमेंटम है P2। वही इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे P1। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, P2 माइनस P1। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइम से डिवाइड करेंगे। मतलब कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, कितने टाइम में, तो उससे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हो जाएगा मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, मतलब कि उसी डायरेक्शन में होगा ये जिस डायरेक्शन में यहाँ पे ये फोर्स एक्ट करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो यही हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं डिराइव करने के लिए। अब भाई यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या डिराइव कर पाएंगे, यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ से हम लोग ये डिराइव कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P बाई टी। डेल्टा मतलब हुआ चेंज इन, तो क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, जो कि क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा डेल्टा P, जो कि क्या हो गया यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं P2 और इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं P1, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T हो गया। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा M इंटू mv माइनस mu डिवाइड बाई T। mv माइनस mu डिवाइड बाई T इसलिए हुआ क्योंकि फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं mv है, मतलब कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हुआ v है तो mv हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो mu हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह करते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी, m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये क्या हुआ, m कॉमन ले लिए और v माइनस यू कर दी। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन। तो m a, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग क्या मिला m a, और यहाँ पे f इज इक्वल टू m a तो नहीं आया, ये कैसे होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं f इज इक्वल टू के एम ए, f इज इक्वल टू के एम ए। इसका मतलब क्या हुआ, k क्या है यहाँ पे, k होता है कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये साइंस में बहुत जगह पे आएगा, फिजिक्स में और मैथ्स में यहाँ पे ये बहुत जगह पे आता है। k को हम लोग यूजुअली यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं, तो k यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे f इज इक्वल टू के एम ए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे k का वैल्यू ऐसा लिया गया कि k का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 आ जाए, तो k का अगर वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा तो हम ये कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड करिए, हो गया एक्सीलरेशन की यूनिट, ये हो गया मास का, ये हो गया यहाँ पे फोर्स का। यहाँ पे क्या हो गया, k का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू 1 यहाँ पे डिराइव किए हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे हो गया 1, तो अगर कांस्टेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं k इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया यहाँ पे डिराइवेशन। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका सीख चुके हैं। तो यहाँ पे फोर्स के वाले आ गया मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे आपको बस यही याद रखना होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप ये बहुत ही आसानी से डिराइव कर सकते हैं।